Hello everyone, welcome back to Focus Only Study YouTube channel. After a long gap, we are back again. आज हम लोग देखने वाले हैं BPSC ट्री 2.0 का PGT जूलॉजी का क्वेश्चन आंसर्स. ठीक है, ये सभी 80 क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे और इनके ऑप्शंस को हम लोग एनालाइज करेंगे. ठीक है, देखेंगे क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं और किस तरह से हमें अपने पढ़ने का स्ट्रैटेजी बनाना चाहिए. ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं. देखो, ये है पार्ट 3 जूलॉजी. ठीक है, आप सभी को पता है कि BPSC ट्री का जो क्वेश्चन होता है, ठीक है, क्वेश्चन पेपर होता है, अगर हम ट्री 1 को छोड़ दें तो ट्री 2 और 3 जो अभी तक हो चुका है उसमें 3 पार्ट्स होते हैं. कितने पार्ट्स होते हैं? 3 पार्ट्स होते हैं. सेक्शन होता है जिसमें कि टोटल 30 क्वेश्चंस होते हैं. शुरू के 1 से लेके 8 तक, यानी 1 से लेके 8 तक जो है इंग्लिश लैंग्वेज का क्वेश्चंस रहता है. ठीक है, जिसमें कि आपको कॉम्प्रिहेंशन रहता है और कुछ ग्रामर के क्वेश्चंस रहते हैं. और उसके बाद क्वेश्चन 9 से लेके क्वेश्चन 30 तक जो है हिंदी का सेक्शन रहता है, जिसमें कि व्याकरण और उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. ठीक है, उसके बाद जो है क्वेश्चन 31 से लेके क्वेश्चन 70 तक, यानी टोटल 40 क्वेश्चन जो है कॉमन GS पेपर का रहता है. ठीक है, जिसमें कि आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, ठीक है, कुछ मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. क्लियर है. और उसके बाद पार्ट 3 जो है वो सब्जेक्ट बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं. ठीक है, जैसे कि अगर आपका सब्जेक्ट जूलॉजी है तो जूलॉजी के क्वेश्चंस मिलेंगे क्वेश्चन 71 से. ठीक है, अगर आपका सब्जेक्ट बॉटनी है तो आपको बॉटनी के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे. ठीक है, उसी तरह से जिन लोगों का जो भी सब्जेक्ट्स हैं वो उन्हीं लोग को वो क्वेश्चंस जो है देखने को मिलेंगे. क्लियर है. तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्या, तो PGT जूलॉजी के क्वेश्चंस. ठीक है, कब का? तो BPSC ट्री 2.0 का, जो कि कब हुआ था? ये हुआ था हमारा दिसंबर में. ठीक है, दिसंबर 2023 में हुआ था. क्लियर है. ये जो एग्ज़ाम हुआ था BPSC ट्री 2.0, ठीक है, खासकर जूलॉजी सेक्शन की हम बात करेंगे तो इसमें आप सभी क्वेश्चंस देखोगे. अगर आप इसको थॉरली एनालाइज करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये NCERT पे फुल्ली बेस्ड है. ठीक है, अगर NCERT का किसी ने अच्छे से स्टडी करा है क्लास 11 और क्लास 12 की किताब को, NCERT टेक्स्ट बुक को, ठीक है, तो इसमें से आप मोर देन 85% क्वेश्चंस जो है आराम से सॉल्व कर सकते हो. कि इसमें एक ही 2 प्रश्न जो है वो आउट ऑफ द टेक्स्ट बुक है, बाकी सारा का सारा जो है वो NCERT लाइन से ही क्वेश्चंस फ्रेम किए गए हैं. क्लियर है. यही कारण है कि हम सबसे पहले जो है BPSC ट्री 2.0 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं. ठीक है, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन पेपर आप ट्री 1 और ट्री 3 का देखोगे तो उसमें बहुत सारे वेरिएशंस देखने को मिला है, वो जो है NCERT पे बेस्ड नहीं है. चलिए शुरू करते हैं. HCl सीक्रेटिंग सेल्स ऑफ द गैस्ट्रिक ग्लैंड आर कॉल्ड. ठीक है, हमें पता है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहाँ होते हैं? स्टमक में होते हैं, पेट में होते हैं. ठीक है, और इसी गैस्ट्रिक ग्लैंड से HCl का सीक्रेशन होता है. ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सीक्रेशन होता है. तो वही कह रहा है कि ये जो HCl का सीक्रेशन होता है वो किन सेल्स, किन कोशिकाओं के द्वारा होता है? तो हम सभी को पता है ये जो है ऑक्जेंटिक या पैराइटल सेल्स के द्वारा सीक्रेट किया जाता है. तो इसका ऑप्शन C सही जवाब होगा. क्लियर है. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 72, सीक्रेटिन स्टिमुलेट्स द फंक्शनिंग ऑफ. ठीक है, सीक्रेटिन जो है वो किसका फंक्शनिंग को स्टिमुलेट करने का काम करता है? तो देखो, सीक्रेटिन जो है बेसिकली पैनक्रियाज को स्टिमुलेट करता है. ठीक है, ऑप्शन B इसका सही जवाब होगा. और ये पैनक्रियाज को स्टिमुलेट करता है ताकि वो जो है क्या सीक्रेट कर सके, तो वो सीक्रेट कर सके वाटर. ठीक है, दैट इज H2O प्लस क्या? बाइकार्बोनेट आयंस. H2O प्लस बाइकार्बोनेट आयंस HCO3 माइनस. ठीक है, बाइकार्बोनेट का ये क्या होता है? फॉर्मूला होता है. ठीक है, तो ये वाटर और बाइकार्बोनेट आयन को सीक्रेट करने का काम करता है ताकि जो डिओडेनम होता है, ठीक है, डिओडेनम क्या होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन का जो इनिशियल पार्ट होता है, फर्स्ट पार्ट होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? डिओडेनम कहते हैं. ठीक है, ये जो इस तरह से रहता है, ठीक है, इस तरह से रहता है, उसी को डिओडेनम कहते हैं. और फिर उसके बाद ही तो इस तरह से क्या होता है? छोटी आंत में ये इस तरह से चला जाता है. ठीक है, तो ये छोटी आंत का जो ये जो इनिशियल पार्ट है, ये जो इनिशियल सेक्शन है, इसको क्या कहते हैं? डिओडेनम कहते हैं. तो इसी डिओडेनम में स्टमक के एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए ये सीक्रेटिन जो है वो क्या करता है? स्टिमुलेट करता है पैनक्रियाज को कि भाई तुम पानी और कुछ बाइकार्बोनेट आयन सीक्रेट कर दो ताकि डिओडेनम में जो
HCl एसिड चला गया है उसको न्यूट्रलाइज किया जा सके। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाई, जस्ट अ सेकेंड, इसको मिटा दूँ, हाँ ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द फंक्शनल यूनिट इन्वॉल्व्ड इन एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड इज़, ठीक है। जो फंक्शनल यूनिट होता है जो कि डाइजेशन, फूड के डाइजेशन के दौरान जो एब्जॉर्प्शन के फंक्शन में इन्वॉल्व होता है उसको क्या कहते हैं, बताओ क्या कहते हैं। सारा का सारा देख रहे हो NCERT का क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब होगा विलाई, ठीक है। और सिंगुलर को क्या कहते हैं, विलस कहते हैं, ठीक है। विलाई हो गया प्लूरल फॉर्म और सिंगुलर को क्या कहते हैं, विलस कहते हैं। आपको याद होगा इस तरह से जो फिंगर लेग प्रोजेक्शंस होते हैं जो स्मॉल इंटेस्टाइन में देखने को मिलते हैं, और इसका मुख्य फंक्शन क्या होता है, एब्जॉर्व करना, ठीक है। भोजन जो हमने ग्रहण किया है, ठीक है, भोजन जो हमने खाया है उसको डाइजेस्ट करना नहीं बल्कि उस डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करना, उसको एसिमिलेट करना, ये काम किसका होता है, विलाई का, ठीक है। अब देखो इन सभी क्वेश्चंस को हम NCERT किताब में भी दिखा देते हैं। देखो ये हमारा NCERT क्लास 11 का किताब, ठीक है। इसमें चैप्टर 16, अब तो नए वाले NCERT में ये चैप्टर हटा दिया गया है, लेकिन ये ओल्ड NCERT है, ठीक है। तो इसमें जो डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन का चैप्टर था मिल जाएंगे। देखो क्वेश्चन था ना कि गैस्ट्रिक ग्लैंड में कौन सा सेल्स जो है वो HCl सीक्रेट करता है। तो ये वाला पैराग्राफ देखो, द म्यूकोसा ऑफ स्टमक हैज़ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैव 3 मेजर टाइप ऑफ सेल्स, नेमली म्यूकस नेक सेल्स विच सीक्रेट म्यूकस, पेप्टिक और चीफ सेल्स विच सीक्रेट प्रोएंजाइम पेप्सिनोजेन, एंड पैराइटल और ऑक्जेंटिक सेल्स विच सीक्रेट HCl एंड इंट्रिंसिक फैक्टर, द फैक्टर विच इज एसेंशियल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। मिल गया ना, क्या था वो, पेप्टिक और माफ़ कीजिए पैराइटल और ऑक्जेंटिक सेल्स। क्लियर हो गया, तो ये मिल गया। नेक्स्ट देखते हैं, ये देखो अभी जो हम लोग जिस क्वेश्चन की बात कर रहे थे, विलाई का जो बात कर रहे थे, ठीक है, यही क्या है हमारा फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होता है विलाई, जो कि प्रेजेंट होता है कहाँ। और जो तीसरा क्वेश्चन था, ठीक है, सीक्रेटिन के बारे में, वो मिलेगा आपको केमिकल कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशन वाले चैप्टर में, ठीक है, जिसमें कि हार्मोन्स के बारे में बताया गया। तो देखो उसी में है secretin acts on the exocrine pancreas and stimulates secretion of water and carbonate ions, ठीक है। एग्जैक्टली आपको यही लाइन उठा के क्वेश्चन बना दिया गया है। क्लियर है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ग्रीन कलर ऑफ बाइल इज ड्यू टू, ठीक है, क्वेश्चन 74। तो देखो ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है NCERT का, ठीक है, क्योंकि NCERT में जो लाइन दिया हुआ है वो है कि द बाइल released into duodenum contains bile pigments such as bilirubin and biliverdin, लेकिन उसमें उसका कलर मेंशन नहीं है, ठीक है। उसमें बस ये बताया गया है कि हाँ बाइल जूस में जो है बाइल पिगमेंट्स होते हैं, बाइल सॉल्ट्स होते हैं, कोलेस्ट्रॉल होते हैं, फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, लेकिन किसी तरह का कोई एंजाइम्स मौजूद नहीं होता है। लेकिन यहाँ जो क्वेश्चन पूछा हुआ है वो है कि बाइल का जो ग्रीन कलर है, ठीक है, जो हरा रंग है, वो किसके कारण होता है। तो इसका सही जवाब होगा बिलीवर्डिन, ठीक है, बिलीवर्डिन। इसको आप लोग याद रखना कि बाइल का जो ग्रीन कलर होता है वो बिलीवर्डिन के कारण होता है। और यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन है बिलीरुबिन, ये किस कलर का होता है, तो ये होता है हमारा येलो कलर का, पीला कलर का होता है। ये किस कलर का होता है, तो ये होता है येलो कलर का, ठीक है। और बिलीवर्डिन जो होता है वो होता है ग्रीन कलर का, ठीक है। दरअसल ये जो बिलीवर्डिन है वो इसी बिलीरुबिन का क्या है, ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है, इसी का क्या है, वो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है। बिलीवर्डिन और बिलीरुबिन ये 2 तरह के पिगमेंट्स होते हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं बाइल जूस में, ठीक है। क्लियर हो गया। और बाइल का काम क्या है पता ही है, ये हेल्प करता है बेसिकली किसका डाइजेशन में, तो फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है। क्लियर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ अगर यहीं पे क्वेश्चन रहता है कि बाइल जूस कंटेंस, तो बाइल जूस कंटेंस में होता है मोर देन वन ऑफ द अबव, ठीक है, क्योंकि इसमें बिलीवर्डिन भी होता है, बिलीरुबिन भी होता है और बाइल सॉल्ट्स भी होता है। और अगर यहाँ कोलेस्ट्रॉल रहता है तो कोलेस्ट्रॉल भी होता, ठीक है। तो ये क्वेश्चन के अनुसार जो है उसका आंसर बदल जाता। क्लियर है, आगे देखते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, दैट इज़ पेप्सिन। क्या होगा इसका सही जवाब, ऑप्शन बी, दैट इज़ पेप्सिन, ठीक है। ये जो एंजाइम होता है ना, पेप्सिन एंजाइम, ये काफ़ी एसिडिक इन्वायरमेंट में काम करता है, ठीक है, एक्टिव रहता है। और इसका काम होता है कि ये प्रोटीन को ब्रेक डाउन करें, ठीक है, किस चीज़ में, तो प्रोटियोसिस और पेप्टोन्स में, दैट इज़ पेप्टाइड्स में, ठीक है। तो पेप्सिन बेसिकली कन्वर्ट करता है क्या,
ये जो पेप्सिन एंजाइम है वो कन्वर्ट करने का काम करता है प्रोटीन को जो है ये पेप्सिन कन्वर्ट करता है किस में, तो पेप्टाइड्स में, ठीक है, पेप्टाइड्स में, ठीक है। पेप्टाइड्स को ही जो है बेसिकली हम लोग दो टाइप्स में बांट सकते हैं, प्रोटीएजेस और पेप्टोन्स। क्लियर हो गया। तो क्वेश्चन आता है कि पेप्सिन का काम क्या है, तो पेप्सिन का काम है कि प्रोटीन को तोड़ना, किस चीज़ में, तो प्रोटीएजेस और पेप्टोन्स में, या हम कहें दूसरे तरह से तो पेप्टाइड्स में। क्लियर हो गया। और किस पीएच पे ये काम करता है, तो पीएच 1.6 पे काम करता है। क्लियर है। आगे देखते हैं। देखो एनसीईआरटी किताब के वही डाइजेशन वाले चैप्टर में पेप्सिन वाला क्वेश्चन दिया हुआ है। पेप्सिन कन्वर्ट्स प्रोटीन्स इनटू प्रोटीएजेस एंड पेप्टोन्स दैट इज पेप्टाइड्स। ठीक है, बस यहाँ पे ये नहीं दिया है कि ये किस पीएच पे वर्क करता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया क्वेश्चन को कि पेप्सिन जो है वो पीएच 1.6 पे काम करता है। ठीक है, और इसका काम क्या होता है, ये कन्वर्ट करता है प्रोटीन्स को प्रोटीएजेस और पेप्टोन्स में दैट इज पेप्टाइड्स में। क्लियर है। तो है एनसीईआरटी का ही, लेकिन थोड़ा सा ट्विस्टेड क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कार्बोहाइड्रेट्स आर एब्जॉर्ब्ड इन द फॉर्म ऑफ। ठीक है, तो देखो कार्बोहाइड्रेट्स को किस फॉर्म में एब्जॉर्ब किया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डाइजेशन की बात नहीं कर रहे हैं, एब्जॉर्प्शन का बात कर रहे हैं। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट्स को जो है वो मोनोसैकेराइड्स फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, अगर आप लोग को याद होगा तो एनसीईआरटी में दे रखा है कि किस तरह से पॉलीसैकेराइड्स को डाइसैकेराइड्स में तोड़ा जाता है। ठीक है, पोली को जो है डाइसैकेराइड्स में तोड़ते हैं और डाइसैकेराइड्स को जो है फिर मोनोसैकेराइड्स में तोड़ा जाता है। ठीक है, और फिर जो है ये मोनोसैकेराइड्स जो है यही एब्जॉर्ब होता है, एक सेकेंड, मोनो को ही जो है फिर एब्जॉर्ब किया जाता है। ठीक है, फाइनली इसी मोनोसैकेराइड्स को जो है फाइनली स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ठीक है, चलिए इसको भी हम लोग देख लेते हैं एनसीईआरटी में। ये देखो एनसीईआरटी में क्या कह रहा है, पैनक्रियाटिक एमाइलेज। ठीक है, पैनक्रियाटिक एमाइलेज के द्वारा जो है ये पॉलीसैकेराइड्स जो है दैट इज स्टार्च जो है एमाइलेज के प्रेजेंस में डाइसैकेराइड्स में कन्वर्ट हो रहा है। और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हो रहा है, सकस इंटेरिकस दैट इज जो इंटेस्टिनल जूस होता है उसकी मदद से यहाँ पे जो ये डाइसैकेराइड्स हैं, ठीक है, ये सब क्या है, डाइसैकेराइड्स है। ठीक है, माल्टोज जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, तो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज दैट इज़ मोनोसैकेराइड्स में। ठीक है, पता है हमें ग्लूकोज क्या है, मोनोसैकेराइड्स है। ठीक है, उसी तरह से लैक्टोज जो है वो भी ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये सभी क्या हो रहे हैं, ये सभी डाइसैकेराइड्स जो है वो मोनोसैकेराइड्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो क्लियर हो गया। तो इसका मतलब ये फाइनली जो है इंटेस्टाइन में मोनोसैकेराइड्स के रूप में ही एब्जॉर्ब होते हैं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है लैक्टिल्स आर कनेक्टेड विथ। लैक्टिल्स जो है वो किस चीज़ से जुड़ा हुआ है, मतलब इसका फंक्शन क्या है, तो इसका फंक्शन है एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट्स। ठीक है, हम लोगों ने जो विलाई वाला क्वेश्चन देखा था उसमें क्या देखा था कि विलाई जो होते हैं स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में मौजूद होते हैं और उसका काम क्या होता है, एब्जॉर्प्शन करना। ठीक है, डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करना, उसी से जुड़ा हुआ है, उसी विलाई से जुड़ा हुआ है ये टर्म लैक्टिल्स। ठीक है, तो जहाँ पे एनसीईआरटी में जो विलाई का हम लोगों ने डायग्राम देखा था बिल्कुल वहीं पे हमें लैक्टिल का भी पॉइंट देखने को मिलता है। ठीक है, और इसका मुख्य रूप से काम क्या है कि ये फैट का एब्जॉर्प्शन करता है। क्लियर है। ये देखो यहीं पे हम लोगों ने देखा था ना ये विलाई के बारे में। ठीक है, अब देखो इसी से एकदम इसी से जुड़ा हुआ क्या है, लैक्टिल है। ठीक है, तो किसी को अगर डायग्राम भी याद रहेगा तो वो इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकता है। ठीक है, विलाई जहाँ पे है वहीं पे क्या है, लैक्टिल भी मौजूद है। ठीक है, और लैक्टिल का काम क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, विलाई आर सप्लाइड विथ अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज एंड अ लार्ज लिम्फ वेसल कॉल्ड द लैक्टिल। ठीक है, ऑल्दो यहाँ पे इसका फंक्शन मेंशन नहीं है कि ये फैट के एब्जॉर्प्शन में काम आता है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि जुड़ा हुआ है ये एनसीईआरटी से ही। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा ट्विस्ट किया हुआ है, लेकिन डिराइव्ड है एनसीईआरटी से ही। क्लियर है, तो इतना आपको पता होना चाहिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 विच फिनोमिनन अकर्स बिटवीन RBC एंड प्लाज्मा। तो इसका सही जवाब होगा क्लोराइड शिफ्ट। ठीक है, क्लोराइड शिफ्ट को ही क्या कहते हैं, हैमबर्गर्स फिनोमिना भी कहते हैं।
ठीक है। अगर यहाँ पे क्लोराइड शिफ्ट के बदले क्या रहता है, हैमबर्गर्स फिनोमेना रहता तो वो भी सही होता है। क्लोराइड शिफ्ट को ही क्या कहते हैं, हैमबर्गर्स फिनोमेना। ठीक है, क्या होता है इसमें, ठीक है। देखो ये हमें पढ़ना है किसमें, तो रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में। दरअसल इसमें 4 स्टेप्स होते हैं, ठीक है। सबसे पहला क्या होता है कि आरबीसी में CO2 का एंट्री होता है, ठीक है। आरबीसी में क्या होता है, CO2 जाता है, एंटर करता है, और उसके बाद दूसरा स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ बाइकार्बोनेट, ठीक है। आरबीसी के अंदर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है पानी के साथ रिएक्ट करके कार्बोनिक एसिड बनाता है, जो कि बाद में जो है टूट जाता है हाइड्रोजन आयन और बाइकार्बोनेट आयन में, ठीक है। उसके बाद तीसरा स्टेप है बाइकार्बोनेट मूव्स आउट, ठीक है। ये जो बाइकार्बोनेट आयन जो बना है कार्बोनिक एसिड से, वो आरबीसी के बाहर निकल जाता है, ताकि जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है वो बना रहे, ठीक है। मतलब बहुत ज़्यादा नेगेटिव चार्जेस जो है वो आरबीसी के अंदर एक्यूमुलेट ना हो, इसीलिए जो है ये एक्स्ट्रा जो बाइकार्बोनेट आयन्स है वो डिफ्यूज़ आउट कर जाता है आरबीसी से प्लाज्मा में, ठीक है। और फिर लास्ट स्टेप है क्लोराइड आयन मूव्स इन, ठीक है। और जो क्लोराइड आयन है वो फिर आरबीसी के अंदर जाता है, ठीक है। और इस तरह से क्या होता है, एक तरह से इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहता है। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस का जो है ना ही एक्सेस होता है ना ही डेफिशिएंसी होता है। क्लियर है, तो इसको चलो हम लोग एक डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं, ठीक है। अब देखो क्लोराइड शिफ्ट का डायग्राम है, ठीक है। क्या कह रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है टिश्यू से, ठीक है, एंटर कर रहा है किसमें, तो आरबीसी में, ठीक है। आरबीसी में एंटर किया, ये इसका पहला स्टेप था, ठीक है। एंटर करने के बाद क्या हुआ, ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट करके इन प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम क्या बना रहा है, बाइकार्बोनेट आयन बना रहा है। क्लियर हो गया, और हाइड्रोजन आयन बना रहा है, ठीक है। अब जो ये बाइकार्बोनेट आयन बना है, ये तीसरे स्टेप में क्या करेगा, मूव आउट कर जाएगा, ठीक है। आरबीसी से बाहर निकल जाएगा, प्लाज्मा में चला जाएगा, ठीक है। क्यों ऐसा हुआ, ताकि इलेक्ट्रिकल बैलेंस बना रहे और ज़्यादा नेगेटिव चार्जेस जो है वो आरबीसी के अंदर एक्यूमुलेट ना हो, ठीक है। चौथे स्टेप में क्या होगा, ये जो क्लोराइड आयन है बाहर से वो अंदर आएगा, ठीक है। बाइकार्बोनेट आयन बाहर चला गया आरबीसी से, और क्लोराइड आयन जो है वो क्या होगा, अंदर आएगा, ठीक है। प्लाज्मा से ये आरबीसी के अंदर मूव इन करेगा, ठीक है। यही जो कंटिन्यूस एक्सचेंज होता है ना, बाइकार्बोनेट आयन का बाहर जाना और क्लोराइड आयन का अंदर आना, इसी से क्या होता है, एक तरह का इलेक्ट्रिकल बैलेंस मेंटेन रहता है, ठीक है। और इसी समय जो है कार्बन डाइऑक्साइड का भी क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। तो इसी को कहते हैं क्या, क्लोराइड शिफ्ट। क्लियर हो गया, इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं क्लोराइड शिफ्ट, ठीक है। इस चीज़ की जानकारी जो है हमें एनसीईआरटी में भी मिलती है। एनसीईआरटी का ये देखो, एनसीईआरटी में ये जो टॉपिक है ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें हम लोग देख लेते हैं क्लोराइड शिफ्ट के बारे में क्या दिया हुआ है। CO2 इज़ कैरिड बाय हीमोग्लोबिन एज कार्बा अमीनो हीमोग्लोबिन, ठीक है, अबाउट 20 to 25%। कह रहा है कि जो हमारा हीमोग्लोबिन पिगमेंट होता है, ठीक है, उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस कैरी किया जाता है वो किस फॉर्म में किया जाता है, तो कार्बा अमीनो हीमोग्लोबिन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो हीमोग्लोबिन में मौजूद होता है, करीब 20 से 25% के रेशियो में, ठीक है। दिस बाइंडिंग, ठीक है, ये जो बाइंडिंग है इज़ रिलेटेड टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, ठीक है। ये जो बाइंडिंग होता है वो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 से रिलेटेड होता है। मतलब कहने का मतलब है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ जो बाइंड करता है और क्या बनाता है, तो कार्बा अमीनो हीमोग्लोबिन जो कंपाउंड बनाता है, ठीक है, कार्बा अमीनो हीमोग्लोबिन कंपाउंड जो बनाता है, जो ये कंपाउंड बनाता है, ठीक है, उसके लिए जो है पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज़ PCO2 और PO2, ठीक है, ये दोनों जिम्मेदार होते हैं, ये दोनों क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं इस फिनोमेना के लिए। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे टर्म जो पार्शियल प्रेशर दिया हुआ है वो बेसिकली यूज़ किया जाता है जब ब्लड में कोई गैसेस डिजॉल्व रहता है, उस संदर्भ में हम लोग पार्शियल प्रेशर को यूज़ करते हैं, ठीक है। और नॉर्मल प्रेशर नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड, ठीक है। तो दरअसल दोनों ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जो कि इस तरह के कार्बन डाइऑक्साइड और हीमोग्लोबिन के बाइंडिंग को अफेक्ट करते हैं। क्लियर है। क्या कह रहा है कि व्हेन PCO2 इज़ हाई, ठीक है, जब पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ज़्यादा होगा
एंड PO2 इज़ लो एज इन टिश्यूज़। कह रहा है कि जब टिश्यूज़ में जो है क्या होता है, टिश्यूज़ में क्या होता है, गंदा खून होता है, ठीक है। तो इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट ज़्यादा होगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा लगने वाला प्रेशर ज़्यादा होगा, यानी PCO2 क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। तो PCO2 जब क्या होता है टिश्यूज़ में ज़्यादा होता है और इसके उलट जो है P ऑक्सीजन यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो होता है क्या होता है, लो होता है, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा बाइंडिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अकर्स, मोर बाइंडिंग, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो किसके साथ बाइंड करेगा, तो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करेगा। क्लियर है, जब इस तरह का कंडीशन हो, क्लियर है। और वहीं अगर इसके उल्टा कंडीशन हो, मतलब जब एल्वियोलाई में, एल्वियोलाई जो कि लंग्स में होता है, ठीक है, एल्वियोलाई में क्या होता है, एल्वियोलाई में जो है वो ऑक्सीजन का मात्रा ज़्यादा होता है, ठीक है। तो एल्वियोलाई में क्या होगा, जब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा होगा, ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा होगा और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, कम होगा, तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड कम से कम बाइंड करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड का हीमोग्लोबिन के साथ बाइंडिंग ना होके क्या होगा, ये बाइंडिंग ना होके इसका डिसोसिएशन होगा, इसका क्या होगा, इसका डिसोसिएशन होगा, ठीक है, मतलब ये टूटेगा। क्लियर है, ये क्या करेगा, डिसोसिएट करेगा, ये क्या करेगा, डिसोसिएट करेगा, ठीक है। तो इतना बात तो क्लियर हो गया कि अगर हम टिश्यूज़ की बात करें, ठीक है, जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होता है, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, कार्बा अमीनो हीमोग्लोबिन कंपाउंड बनेगा, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा बाइंडिंग होगा कार्बन डाइऑक्साइड का हीमोग्लोबिन के साथ। क्लियर है। वहीं अगर हम एल्वियोलाई की बात करें तो एल्वियोलाई में क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा डिसोसिएशन होगा। क्यों, क्योंकि वहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कम है, वहीं इसीलिए जो है कार्बा अमीनो हीमोग्लोबिन जो है वो क्या करेगा, डिसोसिएट करेगा। ये डिसोसिएट करके कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीमोग्लोबिन देगा, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है, RBC कंटेन अ वेरी हाई कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज। अब ये जो एंजाइम है ना, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, इस एंजाइम का बहुत अच्छा खासा कंसंट्रेशन हमें देखने को मिलता है। कहाँ, तो RBC में। कहाँ पे, तो RBC में जो है उसमें ये एंजाइम प्रचुर मात्रा में अवेलेबल होता है। एंड माइन्यूट क्वांटिटीज़ ऑफ द सेम इज़ प्रेजेंट इन प्लाज्मा टू, और थोड़ा बहुत एंजाइम जो है वो प्लाज्मा में भी मौजूद होता है, ठीक है। अब ये एंजाइम करता क्या है, तो इस एंजाइम का बेसिकली काम है कि ये क्लोराइड शिफ्ट जो फिनोमेना अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जो जिसको हैमबर्गर्स फिनोमेना भी कहते हैं, उसी फिनोमेना को कैरी आउट करने में ये फैसिलिटेट करता है, हेल्प करता है। दिस एंजाइम फैसिलिटेट्स द फॉलोइंग रिएक्शन इन बोथ डायरेक्शन। तो ये जो एंजाइम है कार्बोनिक एनहाइड्रेट, इसका काम है कि ये क्लोराइड शिफ्ट के रिएक्शन को दोनों डायरेक्शन में फैसिलिटेट करने का काम करता है, ठीक है। क्या हमने बताया था कि क्लोराइड शिफ्ट में सबसे पहला चीज़ क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एंटर करता है कहाँ से, टिश्यू से RBC में, ठीक है। टिश्यू से कहाँ एंटर करता है, तो RBC में। तो वही कह रहा है, देखो एट द टिश्यू साइट, ठीक है, टिश्यू साइट पे क्या होता है, एट द टिश्यू साइट, जहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज़ हाई। क्यों, क्योंकि वहाँ पे गंदा खून होता है। ड्यू टू कैटाबोलिज्म, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजेज इनटू द ब्लड, RBC एंड प्लाज्मा। मैंने बताया पहला स्टेप ये कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है, हमने डायग्राम में भी देखा था क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्लाज्मा से टिश्यू में एंटर करता है, ठीक है। और उस एंटर करने के बाद क्या बनाता है, बाइकार्बोनेट बनाता है। क्या बनाता है, बाइकार्बोनेट बनाता है, ठीक है। अब ये बाइकार्बोनेट कैसे बनाता है, तो इस रिएक्शन के थ्रू। कैसे, तो इस रिएक्शन के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड एंटर किया, ये वाटर के साथ कंबाइन किया, ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम के प्रेजेंस में क्या बनाया, H2CO3 बनाया, और ये H2CO3 जो है वो डिसोसिएट होके HCO3 माइनस यानी बाइकार्बोनेट आयन प्लस हाइड्रोजन आयन में टूट गया, ठीक है। अब एट द एल्वियोलर साइट, ठीक है, एल्वियोलर साइट पे जहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज़ लो, ठीक है, एल्वियोलर साइट यानी जो लंग्स में जो है जहाँ पे प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी होती है, वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कम होता है, वहाँ पे क्या होता है, ये रिएक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में प्रोसीड करता है,
किस डायरेक्शन में, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में। ये रिएक्शन किस डायरेक्शन में प्रोसीड करता है, तो इस डायरेक्शन में प्रोसीड करता है, ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन में। मतलब कि यहाँ पे ये बाइकार्बोनेट आयन से क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस CO2 बनेगा, ठीक है। अभी तक हमने क्या देखा कि टिश्यू साइट पे क्या बन रहा था, टिश्यू साइट पे बाइकार्बोनेट आयन बन रहा था, ठीक है। जबकि एल्वियोलाई साइट पे क्या होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बनेगा, ठीक है। इस तरह से क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाइकार्बोनेट आयन के रूप में टिश्यू में अवेलेबल रहेगा और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में एल्वियोलाई में अवेलेबल रहेगा। इसीलिए जो है एल्वियोलाई से CO2 बाहर निकाला जाता है, ठीक है। जब हम लोग सांस बाहर फेंकते हैं, जब हम लोग एक्सपीरेशन करते हैं, ठीक है, उसके दौरान क्या होता है, हमारे लंग्स से, हमारे फेफड़ों से जो है ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड यानी गंदा जो हवा है वो बाहर निकल के आता है। जबकि टिश्यूज़ में जो है कार्बन डाइऑक्साइड वो बाइकार्बोनेट आयन के रूप में टूट जाता है, ठीक है। क्लियर हो गया। एवरी 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डिलीवर्स अप्रॉक्सीमेटली 4 ml ऑफ CO2 टू दी एल्वियोलाई, ठीक है। ये एक फैक्ट है जो कि आप लोग को याद रखना चाहिए। तो एक 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड मतलब क्या, इम्प्योर ब्लड, मतलब अगर हम 100 ml इम्प्योर ब्लड लें, गंदा खून लें, उसमें से जो है करीब 4 ml ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हमें मिलेगा, जिसे कि हमें बाहर निकालना है। मतलब ठीक है, मतलब प्रत्येक 100 ml ऑफ गंदा खून में से करीब 4 ml कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्या है, ब्रीद आउट करते हैं, सांस के थ्रू हम लोग उसे बाहर निकालते हैं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एट द रेस्पिरेटरी सरफेस अकर्स थ्रू, ठीक है। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सचेंज होता है, ठीक है, एट द रेस्पिरेटरी सरफेस, वो किस प्रोसेस के थ्रू अकर करता है, बताओ। ये तो बहुत ही सिंपल है, ये अकर करता है डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू। क्लियर है। ये देखो NCERT में दे रखा है O2 and CO2 are exchanged in these sites by simple diffusion mainly based on pressure और concentration gradient, ठीक है। यही पूछा है ना कि किस प्रोसेस से एक्सचेंज होता है, तो क्या होगा, सिंपल डिफ्यूजन। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है Krebs cycle is important for oxidation of carbohydrates, oxidation of amino acids, production of ATP by oxidative phosphorylation, more than one of the above, none of the above। तो इसका सही जवाब होगा more than one of the above, क्योंकि ये जो Krebs साइकिल है, जिसको कि TCA साइकिल या साइट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं, ये जो है कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीडेशन में, अमीनो एसिड के ऑक्सीडेशन में, ठीक है, इन सभी का ऑक्सीडेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है। और तो और इसमें ATP का प्रोडक्शन भी होता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस के थ्रू, ठीक है।